डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित कुमार अगेन अवेलेबल फॉर यू। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का, हम उसे अब और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मैंने जैसा कि कहा था, पिछली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, और वो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की जो कि आपके लिए बेसिक फाउंडेशन या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो समझाया, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान तरीके से समझ सकें। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में ये बात कही थी कि हमारी पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, और उसके लिए एक चीज जो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। जी हां, अब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले अध्याय की तरफ, सबसे पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी हां, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेशियो एक फैमिलियर टॉपिक है आपके लिए। हम जैसा समझते हैं, रेशियो का मतलब होता है एक कंपैरिजन, एक तुलना एक जैसी चीजों के बीच। आपको याद होता होगा दोस्तों कि जब आप रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया करते थे, तो जब आपको कहा जाता था कि ₹520 का रेशियो निकालिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करते थे? सबसे पहला काम आप ये करते थे कि या तो पैसे को रुपए में बदल देते थे या रुपए को पैसे में बदल देते थे। और ऐसा आप क्यों करते थे? ऐसा आप इसलिए करते थे क्योंकि रेशियो निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनकी स्टैंडर्ड यूनिट, उनकी यूनिट, सिंपल यूनिट सेम होनी चाहिए। और जब सेम यूनिट में दो चीजें हैं तो हम उन्हें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, 500 रुपीज को पैसे में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और इस तरह से हमें मिलते थे, जी हां, 50,000 पैसे, और इधर थे 20 पैसे। और फिर हम आसानी से इस रेशियो को निकाल देते थे, 50,000 अपॉन में 20, और ये कैंसिल हुआ, 2500 अपॉन 1, विच वॉज 2500:1। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो रेशियोज हैं जो कि सिंपल तरीके से हम लोगों ने पहले भी निकाले हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो क्या ये कुछ अलग सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जो बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह एक ही है। मतलब रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। जी हां, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। अगर क्वांटिटीज सिमिलर नहीं है, उनके यूनिट्स अलग हैं, तो उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर दोनों जब सेम यूनिट में है तो कंपेयर किया। और कंपैरिजन किसी का इसमें किसी से हो सकता है। जी हां, किसी का इसमें किसी से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 50,000 पैसे को हम 20 पैसे से कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता है, हम 20 पैसे को 50,000 पैसे से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से ये रेशियो वैलिड है, इसका उल्टा रेशियो भी, जी हां, वैलिड है। 20 पैसे इज टू रुपीज 500 भी उतना ही वैलिड है जितना कि ये रेशियो। तो दो चीजों में तुलना करने के लिए बड़े छोटे का पैमाना मायने नहीं रखता, कौन बड़ा कौन छोटा। बस जो मायने रखता है वो ये कि जो दो चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक जैसी हो। मतलब एक अगर पैसे में है तो दूसरा भी पैसे में हो, ये नहीं कि 1 रुपए में है तो दूसरा पैसे में हो। तो रेशियो का ना ये एक सिंपल लॉजिक होता है, और इसी सिंपल लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जी हां, हम इसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, यह समझ लेने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाके जो हमारा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े रेशियोज की बात करें तो कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं माय फ्रेंड्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक, लेकिन रेशियो का फिर से वही कॉन्सेप्ट है, दो एक जैसे चीजों के बीच में, एक जैसे क्वांटिटीज के बीच में, एक जैसे का मतलब जब दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो, तो एक क्वांटिटी जैसी यूनिट, तो क्वांटिटी का मतलब तो आप जानते हैं कि भाई उसको तो आप अमाउंट कहिएगा। तो अगर मान लीजिए कि दो चीजें हैं, दोनों का यूनिट सेम है और दोनों चीजों का मैथमेटिक्स में अगर यूनिट सेम है, अगर एक ग्राम में है दूसरा भी ग्राम में है, तो उसमें बड़े से छोटे को या छोटे से बड़े को आप कंपेयर कर सकते हैं और उसी कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। जी हां, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जहां तक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने दोस्तों अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं तो मैं आपको बताऊं जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हैं, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। मेरे दोस्तों ये तीन होते तो कुल मिला के 6 हैं, कुल मिला के 6 होते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की पहचान होती है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके ठीक सामने वाला सेगमेंट होता है हाइपोटेनस। उसके बाद जो बचे हुए दो एक्यूट एंगल्स हैं उनमें से जिस एक्यूट एंगल को कंसीडर करके आप आगे बढ़ना चाहें उस हिसाब से हम परपेंडिकुलर चुनेंगे और जो बच गया उसे हम बेस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। जी हां, मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट लेंथ होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनस को छोड़ के बचे हुए दो साइड में से किसी एक साइड का लेंथ होता है। और उसकी एक पहचान भी मैंने बता रखी है। उसकी पहचान इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर करके, थीटा है या अल्फा है, किसे कंसीडर करके आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। बात अगर हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, अब अगर हम दूसरे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें कॉस, तो कॉस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। जी हां, किसका? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात चल ही रही है तो जो तीसरा मुख्य मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टैन। तो टैन जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें ये 3 आप कह सकते हैं बेसिक या फिर मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो सबसे पहला साइन जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कॉस जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है टैन जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो मुद्दा अब यह बनता है कि जो बचे हुए 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कहीं ना कहीं यही 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके उसे भी समझ लें। तो जो चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है माय डियर फ्रेंड्स,
वो है कॉसेक। जी हां, कॉसेक। कॉसेक को आप कह सकते हैं कि यह साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या मैंने कहा? इनवर्स, उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। मतलब जहां साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, वहीं कॉसेक हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जी हां, मतलब साइन से ठीक उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक होता है। मतलब कॉसेक हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉस का, अब अगर मैंने कहा था 6 होते हैं, 4 तो आया है आपके सामने। अब पांचवें की बात करें तो पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेक। क्या होता है? सेक। सेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स कहा जाएगा। मतलब जैसे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक इसके उल्टे मैनर में सेक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जी हां, मतलब अगर हम पांचवें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं जो कि है सेक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जो कि ध्यान से देखिए, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक है, वैसे ही ध्यान से देखिए तो कॉसेक का उल्टा है सेक। जी हां, और जो छठा और आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉट। वो है कॉट, जो कि टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से टैन राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वैसे ही ठीक उसके उल्टे तरीके से, जैसे कि साइन का इनवर्स कॉसेक है, कॉस का इनवर्स सेक है, बिल्कुल वैसे ही टैन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट होता है। मतलब टैन जिस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, कॉट राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जी हां, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कॉट की, तो कॉट राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है वो 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हर जगह यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के चारों ओर ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपके लिए जानना समझना निहायत ही जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने हुए हैं और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले क्लास में ये बताया था, समझाया था कि हाइपोटेनस की पहचान तो बहुत ही क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा होता है, उसके ठीक सामने का जो सेगमेंट होता है, मतलब यहां पर देखा जाए तो वो सेगमेंट है AC, उसे राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट सेगमेंट कहते हैं, जो कि होता है हाइपोटेनस, जो कि फिक्स है एंड इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन जो बचे हुए 2 सेगमेंट्स हैं, मतलब AB और BC, इन्हीं में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा। और वो मैंने बताया था दोस्तों कि इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ये बचे हुए 2 एक्यूट एंगल्स हैं, अल्फा और थीटा, उसमें आप किस एक्यूट एंगल को लेकर क्वेश्चन को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके समझें। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम साइन के बारे में समझे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं
एक्यूट एंगल थीटा को कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे मुझे इस एंगल को कंसीडर करके बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। तो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, जी हां, अगर हम साइन थीटा, मतलब आप या तो कहें साइन थीटा, या फिर इसे एक और तरीके से हम कह सकते हैं साइन सी। क्या कहा मैंने? साइन थीटा, या फिर मैं इसे कह सकता हूं साइन सी। जिस तरह से हम थीटा को एक्यूट एंगल माना है हमने, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एग्जैक्ट एंगल नेमिंग की बात करें, जी हां, जिस तरह से एक एंगल के नामकरण की बात करें, तो भाई थीटा किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है? बी सी ए। तो साइन थीटा में थीटा की जगह पर आप, जी हां, सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर हम इस एक्यूट एंगल थीटा को कंसीडर करते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस एंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर होता है आपका ए बी, क्योंकि इस एंगल के सामने जो सेगमेंट आ रहा है वो है ए बी। और जिस एक्यूट एंगल को कंसीडर करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन में, उस एक्यूट एंगल के सामने वाला सेगमेंट ही परपेंडिकुलर कहलाता है। तो यहां पर जैसा हमने देखा कि साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ, जी हां, ए बी, और हाइपोटेनस तो एज यूजुअल हम देख रहे हैं वो है ए सी। वेरी सिमिलर टू दैट, अगर अब हम उसी तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हाइपोटेनस की पहचान तो फिक्स है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने का सेगमेंट हाइपोटेनस होता है। वो तो हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है यहां एसी ही है। लेकिन क्योंकि हमने आगे बढ़ने के लिए इस एक्यूट एंगल थीटा को कंसीडर किया, जिसकी वजह से हमारा परपेंडिकुलर हमेशा ए बी ही कंसीडर किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा के केस में अगर हमेशा परपेंडिकुलर ए बी है, तो जो बचा तीसरा सेगमेंट बीसी, वो ही हमेशा इन केस ऑफ एक्यूट एंगल थीटा हमारा बेस होगा। क्या? बेस होगा। तो अगर उसी तरीके से हम समझें कॉस थीटा और कॉस सी, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कॉस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो इन दैट केस अगर हम एंगल यही थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, एसी है। तो भाई इन दोनों को छोड़कर एक ही तो सेगमेंट बचता है, बीसी। तो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल थीटा बेस हमेशा हमारा बीसी ही रहेगा। तो ये देखिए क्या हो गया, बीसी अपॉन में, जी हां, एसी। और वैसे ही अगर हम tan थीटा या फिर tan सी को कंसीडर करें, तो अब तो हमें अच्छे से पता है इस एक्यूट एंगल थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी ही है और बेस है, जी हां, बी सी। तो दोस्तों ये तो बात हुई जब हम एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर ए बी ही रहा, हाइपोटेनस तो फिक्स एसी है, और क्योंकि परपेंडिकुलर ए बी है इस केस में, तो बेस हो गया बीसी। लेकिन जी हां माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम सपोज कीजिए कि थीटा ना लेके एक्यूट एंगल अल्फा कंसीडर करते, क्या एक्यूट एंगल अल्फा कंसीडर करते, तो क्या होता माय डियर फ्रेंड्स? कुछ नहीं होता, बस क्या है, आपका परपेंडिकुलर जो अभी आप ए बी ले रहे हैं अल्फा एक्यूट एंगल के केस में, वही परपेंडिकुलर अल्फा के सामने का सेगमेंट बीसी हो जाएगा। जी हां, बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने ही वाला हमेशा रहेगा, लेकिन क्योंकि इस बार हम एक्यूट एंगल थीटा ना कंसीडर करके अल्फा कंसीडर करते हैं, तो अल्फा के केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कंसीडर किया जाएगा बीसी, हाइपोटेनस एज यूजुअल एसी। तो जब बीसी परपेंडिकुलर एसी हाइपोटेनस, तो बचा हुआ जो तीसरा सेगमेंट ए बी होगा वो एक्यूट एंगल अल्फा के केस में होगा, जी हां, बेस। मतलब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे समझें कि साइन थीटा ना लेकर साइन अल्फा ले लें, तो उस केस में ये हो जाता है, जी हां, ए
साइन ए, आप या तो कहें साइन अल्फा या तो कहें साइन ए। तो हाइपोटेनस तो देखिए दोस्तों, हाइपोटेनस तो एसी ही है, लेकिन साइन अल्फा या साइन ए मतलब अल्फा एंगल या एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर हुआ आपका, जी हां, बीसी। बिल्कुल वैसे ही इस एंगल के केस में आपका बेस होगा एबी, बट हाइपोटेनस AC इज ऑलवेज फिक्स्ड। और बात करें अगर फिर से एंगल अल्फा में टैन की या फिर टैन ए, तो दिस टाइम जी हां ये रेशियो पलटेगा, क्योंकि अगर आप एक्यूट एंगल अल्फा कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर है आपका BC और अब बेस हो जाता है AB। तो दोस्तों ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें बता रहे हैं कि हाइपोटेनस की पहचान तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले सेगमेंट की ही होती है, लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा जो एक्यूट एंगल आप कंसीडर करेंगे उस एक्यूट एंगल के सामने वाला सेगमेंट ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और जैसा मैंने बताया था, बचे हुए जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स है। तो अगर हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, जी हां, बस ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, कॉसेक अल्फा और कॉसेक ए, तो ये है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। मतलब साइन का जो रेशियो आपको दिख रहा है उसका बस उल्टा कर दीजिए, मतलब AC अपॉन में BC। उसी तरीके से अगर हम सेक की बात करें तो सेक अल्फा और सेक ए, सेक अल्फा या सेक ए की बात करें तो ये देखिए ध्यान से, सेक कॉस का उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहां क्या आ रहा है, AB अपॉन में AC, तो ये हो गया AC अपॉन में AB। और अगर उसी तरीके से हम कॉट अल्फा या कॉट ए की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉट टैन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसका मतलब कॉट अल्फा या कॉट ए ये हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं टैन अल्फा या टैन ए है BC अपॉन AB, ये हो जाएगा AB अपॉन BC। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि सेम क्राइटेरिया फॉर एक्यूट एंगल थीटा भी वैसे ही लागू होता है। सो ये फैक्ट्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फैक्ट्स। और इन चीजों को समझने के बाद हम एक और थ्योरी सेशन क्लास करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस की ओर। सो मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और एज आई हैव ऑलवेज सेड एंड विल कीप सेइंग, योर कोऑपरेशन इज माय सक्सेस। सो आपको इस थ्योरी सेशन से जुड़ी हुई अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जानते हैं कि आप मुझसे कई सोर्सेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट पे में कमेंट शेयर करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आपकी डाउट डेफिनेटली क्लियर की जाएगी और की जाती रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रैप अप आवर क्लास फॉर राइट नाउ, बट मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, व्यू एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।